हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। एक बार फिर बिहार बोर्ड मैट्रिक 2022 में पूछे जाने वाले प्रश्न जिसका ऑब्जेक्टिव का मॉडल टेस्ट सीरीज़ 3 लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो बिना देर करते हुए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, काउंट काम्बूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काम्बूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बिस्मार्क क्या था। बिस्मार्क क्या था। तो बिस्मार्क एक प्रकार का कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है, आज का हमारा तीसरा प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। यानी कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो प्रथम व्यापारी आपका ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यानी कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी आपके पुर्तगाली थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा आता है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ये 3 देश आते हैं जो हिंद चीन के क्षेत्र में आते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, 1916 ईस्वी में आपका रंपा विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कानून कब पारित हुआ। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1881 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सामंती व्यवस्था से हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। यानी कि जो सामंती व्यवस्था थी उसको हटाकर शहर की व्यवस्था बढ़ाई गई। और ये किस प्रकार की प्रवृत्ति थी। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रगतिशील प्रवृत्ति। यानी कि दिन प्रतिदिन शहरों में नए नए चीज़ों का निर्माण करते जाना, जिससे बहुत सारे कार्य को आसानी तरीके से किया जा सके। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हुआ था। यानी कि 9वां प्रश्न हमारा कहता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरोपीय संघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ये किसके द्वारा ये लिखा गया है या कहा गया है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्टिन लूथर किंग ने इस शब्द को कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। यानी कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का जो विस्तार है वो लगभग है आपका 20% भौगोलिक क्षेत्रों में। 20% से थोड़ा अधिक है, जो अब कम हो गया है। तो लगभग 20% हिस्सों में आपका वन रिपोर्ट मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो हो जाएगा अचक्रीय। ठीक है, अचक्रीय संसाधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि समुद्री क्षेत्रों में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा में निहित है। यानी कि कितने दूरी तक राष्ट्रीय संपदा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा 12.2 किलोमीटर तक समुद्री क्षेत्रों में राजनीतिक सीमा है। ठीक है, उससे अधिक होगा तो राष्ट्रीय संपदा यानी कि राष्ट्रीय संपदा में भी आ जाता है। ठीक है, तो लगभग 250 किलोमीटर तक की या 200 किलोमीटर तक के अंदर यानी कि भारत के देश के
सीमा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। हालांकि सोपानी कृषि एक प्रकार के पहाड़ों पे की जाने वाली कृषि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन लौह अयस्क का एक प्रकार का है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेमाटाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा? हेमाटाइट। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत विश्व में निम्नलिखित में किसके अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? यानी किसका सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है और उसका निर्यात करता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाय। यानी कि चाय उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादक भी करता है और इसका निर्यातक भी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? यानी कौन कौन सा शहर जिसमें भारत में मेट्रो रेल चलाए जाते हैं? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता और दिल्ली। ठीक है, अन्य जगहों पर भी मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध होने लगी हैं या हो रही हैं। ठीक है, तो ये पुराने आपके किताब के माध्यम से दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, कोलकाता और दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाटो। नाटो का भी दुष्प्रभाव समाप्त करने के लिए इसका उदय हुआ था और यूरोपीय संघ का भी। ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में नाटो और यूरोपीय संघ दोनों देता है तो दोनों सही होगा, नहीं तो यूरोपीय संघ और नाटो में से कोई एक आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है और किसका है? तो लोगों का, लोगों के द्वारा या लोगों के लिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों चीज़ें आपका लोकतंत्र में निहित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांतों के संबंध में किस अनुच्छेद में चर्चा है? स्थानीय शासन जो राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांतों से संबंध है और वो कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40वें अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशांक सम्मिलित है और इसकी चर्चा भी की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सोवियत संघ का विखंडन वर्ष, यानी कि सोवियत संघ कब टूटकर बिखर गया था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1989 में। ठीक है, 1989 में सोवियत संघ का विखंडन हुआ, यानी कि टूट गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो चुनाव लड़ती हैं, उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है या दिया जाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा उन लोगों को चुनाव चिन्ह मिलता है, तब जाकर वो किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? इसमें कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अफसरों की बहाली संबंधित कार्य ये राजनीतिक दल का नहीं है। ये उसके द्वारा गठित की गई एक आयोग होता है जो हर किसी के मतलब हर प्रकार की नौकरियों के लिए या बहाली के लिए अलग अलग प्रकार की संस्था है जो उसके संस्था के अनुसार क्या करती हैं? अपना चुनाव करती हैं। ठीक है, तो ये कार्य राजनीतिक दल का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की
क्या है, आस्था है, अनास्था है, अविश्वास है या सभी गलत हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की बहुत बड़ी आस्था है और उस पर डिपेंड भी रहते हैं कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं में सब किसी का भाग हो या सब किसी को पूर्ण रूप से वो मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या क्या थी, या कितनी सीटों की संख्या उनको मिली थी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि 202 सीटों पर कांग्रेस को 15वीं लोकसभा चुनाव में सीटें उन्होंने क्या की थी, जीती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि श्रीलंका में संघर्ष है, श्रीलंका में संघर्ष है, तो वो है आपके लीटे और सरकार के बीच, लीटे और सरकार के बीच संघर्ष चल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कर रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि प्रधान। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कृषि प्रधान देश गिना जाता है और लगभग पूरी अर्थव्यवस्था की 24% हिस्सा जो सरकार के बजट में जाती है वो भी अभी भी कृषि से ही जाती है। लेकिन औद्योगिकरण के चलते यहाँ पे कंपनियों के होने से अच्छा खासा अर्थव्यवस्था जो है कंपनियों के माध्यम से चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। तो वो हो जाएगा अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों ने यह नियम बनाया था कि हिंदू मुस्लिम या अन्य कास्ट के लोगों को आपस में फूट डालो, लड़ाई कराओ और उन पर राज करो। ठीक है, और यह जो नीति अपनाई गई थी वो अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना का विधि क्या है, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो उसका मूल्य योग विधि से, यानी कि किसी भी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया जाएगा तो सरकार को राष्ट्रीय आय की गणना करने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि मुद्रा एक अच्छा है, क्या है, मुद्रा एक अच्छा है, किस प्रकार का। तो मुद्रा एक प्रकार का मालिक अच्छा है, क्या है, मुद्रा एक प्रकार का मालिक अच्छा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, यानी कि आधा सरकारी है और ये वित्तीय संस्था है, तो हो जाएगा आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी कि क्षेत्र में जितने भी ग्रामीण बैंक है वो अर्ध सरकारी है। ठीक है, और पूर्ण रूप से सरकारी बैंक आपका हो जाता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाकी जितने भी बैंकें हैं वो क्या है, प्राइवेट संस्था है जो प्राइवेट के अंतर्गत इसका संचालन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, यानी कि राज्य स्तर पर जो संस्थागत वित्तीय संस्था यानी कि जब पैसे का लेन देन करती है वो किस प्रकार की संस्था है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सहकारी बैंक, यानी कि सहकारी बैंक वैसी कुछ बैंकें होती हैं जो राज्य स्तर पर खुलती हैं या जिला स्तर पर खुलती हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में कुछ ऐसी बैंकें हैं जिनको आप जानते भी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, कारण है जो नरेगा या मनरेगा के अंतर्गत गाँव में मिलने वाले कार्य होते हैं जो घर पे हैं या उनको काम मिला जाता है और उसके बदले में सरकार एक मेहताना तय करती है, लेकिन फिर भी ये सफल नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है कि बीच में लोग बिचौलिए हैं। बिचौलिए यानी कि वैसे लोग जो सरकार को और लोगों को दोनों को धोखा देते हैं और लोगों के द्वारा बनाए गए श्रम मनरेगा कार्ड या अन्य चीज़ों को लेकर उसका नामांकन दर्ज करा देते हैं और बिना हाजिरी के वो लोग अधिक से अधिक पैसा मजदूरों के नाम पर निकाल लेते हैं, जो एक प्रकार का क्या है, इसी तरह से ये नरेगा पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि WTO का विस्तारित रूप है, यानी कि WTO फुल फॉर्म क्या होगा। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि उपभोक्ता की जानकारी लेना किसी वस्तु का क्या है, यानी कि उपभोक्ता को जानकारी लेना किसी वस्तु का क्या कहलाता है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों। क्यों,
उसके गुण के भी बारे में जानकारी लेना चाहिए, मात्रा कितनी ये भी जानकारी चाहिए, और निर्माण सामग्री का यानी कि एक्सपायरी डेट को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए उपभोक्ता किसी भी वस्तुओं को खरीदते समय उसके गुण, उसमें क्या क्वालिटी है उसको देखने का, उसकी कितनी मात्रा है इसको देखने का, या निर्माण सामग्री का यानी किन किन चीज़ों से बनकर वो निर्मित हुआ है, इन सभी चीज़ों का जानकारी लेना अनिवार्य है। इसलिए किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट जो बनते हैं उस पर सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार ये सभी चीज़ें उस पर प्रिंट करनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए, यानी कि भूकंप वाले एरिया में कैसे इमारत बनानी चाहिए, यह है उसका है। तो कह रहा है कि आपको भूकंप रोधी इमारत का नक्शा हमेशा आयताकार होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आयत के अनुसार रहेगा तो भूकंप के झटकों को ज़्यादा सहने की उसमें क्षमता होती है और भूकंप के समय मकान गिरते नहीं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक कई भूकंप आए, यानी कि अमेरिकी देश में एक से एक यानी कि एक के बाद एक कई भूकंप आए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, निकारागुआ। निकारागुआ एक ऐसा मध्य अमेरिकी देश था जिसमें 23 दिसंबर 1972 को कई बार भूकंपों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, यानी कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1861 ईस्वी में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ जो रूस में चल रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया। लाल सेना का गठन किसने किया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्राट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किताब किसने लिखी थी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टॉल्स्टॉय ने। क्या हो जाएगा, टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस की रचना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की मृत्यु आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलेंगे, हालांकि सामान छोड़ दीजिए, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रूस का सम्राट, यानी कि जार का मतलब होता है कि रूस का सम्राट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, यानी कि यूरोप में कौन ऐसा था जो समाजवादी नहीं था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ठीक है, अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी या किन देशों के बीच हुई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रूस और जर्मनी के बीच, इन दोनों देशों के बीच क्या हुआ था, संधि हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, यानी कि जो दास कैपिटल था उसका प्रकाशन यानी कि कब वो लॉन्च किया गया था, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि रूसी क्रांति के समय शासक कौन था, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जार निकोलस द्वितीय। जब रूस में क्रांति हुई थी उस समय जार निकोलस द्वितीय
शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा को किसने प्रतिपादन किया था? ये वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवादी की अवधारणा को प्रतिपादन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स की। किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन ने इस किताब को लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन यानी कि किस वर्ष वो टूटकर अलग हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1985 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, लेनिन ने इस नारे को बुलंद कराया था, या इसका जो भी कहा जाए इसने उस बात को कही थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन किसने किया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेनिन ने चेका का गठन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का पता कब हुआ था? यानी कि साम्यवादी घोषणा पत्र कब लागू किया गया था? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1843 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र का पता चला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स ने यह नारा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। नेशनल भी और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय भी दोनों में, यानी कि पूरे भारत या ये कहे पूरे देश में लगभग देशों में मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। ये दोनों ने मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र को लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ या प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की और इसकी स्थापना किसने की? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने प्रथम इंटरनेशनल सम्मेलन भी किया था और इसकी स्थापना भी की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि खूनी रविवार या लाल रविवार की घटना कब हुई थी? खूनी रविवार या लाल रविवार की घटना कब हुई थी? तो हो जाएगा आपका 9 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार की घटना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा
सी, यानी कि 1889 ईस्वी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि द्वितीय इंटरनेशनल या द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय की कहा, ये जो सम्मेलन हुआ था वो स्थापना कहाँ हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, चेका क्या है। चेका क्या है? चेका एक प्रकार का गुप्त पुलिस संगठन था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी, यानी कि उसकी मृत्यु 1952 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि नई आर्थिक नीति नेप किसने लागू की थी, यानी कि नई आर्थिक नीति को किसने लागू किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेनिन ने इसको लागू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि रूस जापान युद्ध कब हुआ, यानी कि रूस और जापान के बीच युद्ध कब हुआ। तो उसका युद्ध आपका 1904 और 1905 के 5 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना आपकी लंदन में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड का निवासी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी आपके पुर्तगाली थे। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो दोस्त आपकी तैयारी में जुटे हैं वो अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करें। ठीक है।